हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। वो क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछे गए थे, कब से कब तक, 2013 से लेके 2020 तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है और किस तरह से आप एलिमिनेशन वगैरह करके आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो सेशंस हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब देखिए, इस पे एक सेशन ऑलरेडी हम कल ले चुके हैं जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस हैं उनको हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दूं कि क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आपको 45 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। टाइमर मैं सेट कर दूंगा। एंड देखिए, आपको ना चैट बॉक्स में आंसर्स लिखने हैं। और किस तरह से, सबसे पहले आप क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे 1 और जो उसका ऑप्शन है जो आपकी नज़र में सही है वो आपको लिखना होगा, जैसे कि 1A या फिर 2B। तो इस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करना है। एंड फिर सबसे एंड में आपको अपना स्कोर बताना होगा मुझे कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटी सबसे आसान पार्ट है इस पूरे एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका स्कोर 22 प्लस है तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, और अगर इससे कम है तो आपको और मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो ये सब है इंस्ट्रक्शन। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, 30 क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ठीक है, 2018 में पूछा गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों का गलत हुआ था। इवन जो कोचिंग्स हैं उनके भी आंसर डिफरेंट थे। ठीक है, तो हर साल एक या दो कोई ऐसा क्वेश्चन फंसता है जहाँ पे यूपीएससी सब लोगों को सरप्राइज कर देती है, और वैसा ही ये क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करिए, अपना आंसर मुझे बताइए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, लॉ एंड लिबर्टी, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो चलिए, अब आपका टाइम हो गया है खत्म। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो रिलेशनशिप होगी वो आपको बतानी है बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, अगर ज़्यादा कानून होंगे तो लिबर्टी कम होगी। ये बात थोड़ी ठीक ठीक लग रही है। इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी, ये बात भी ठीक लग रही है। सही कह रहा हूं ना मैं। इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, भाई ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसको तो हटा दो। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए, कॉमन सेंस से ये जो सी और डी है आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। बचे कौन से, ए और बी। अब देखिए, इनको अपन डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, मींस जो सबसे अच्छा होगा वो आपको बताना है। देखिए, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। मानते कि लिमिटेशंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, तब आप कहोगे कि भाई लिबर्टी है। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको निगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है। लिबर्टी का निगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है, क्योंकि देखिए, अगर आपने लॉज बना दिए, मतलब लॉज क्यों बनाए जाते हैं, ताकि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर लिमिट लगाई जा सके। तो अगर ज़्यादा लॉज होंगे तो ज़्यादा लिमिटेशन होगी, मतलब आपकी लिबर्टी कम होगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो सही लग रहा है। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है, इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। अब देखो, ये भी सही है। कैसे, देखिए, ये तो हमने निगेटिव कॉन्सेप्ट की बात की थी।
अब इसका एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी होता है। देखिए जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में रहता है और सोसाइटी में हर इंडिविजुअल लिबर्टी इंजॉय कर सके, इसके लिए जरूरी है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जाने चाहिए लिबर्टी पे। अदरवाइज क्या होगा, कोई एक ग्रुप सब पे हावी हो जाएगा। आप देख लीजिए आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर कोई लॉ नहीं होगा, अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, तो फिर आप लिबर्टी किस तरह से पाओगे, आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो बी है वो भी सही है। अब देखिए क्या कहा गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये तो होता है निगेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ये होता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो कि लिबरल्स जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, ठीक है। तो आपको सबसे अच्छा आंसर यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32, और आपका टाइम में स्टार्ट कर देता हूँ। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 ये 2018 में पूछा गया था, ठीक है। आपका टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है और क्वेश्चन पूछा गया है रूल ऑफ लॉ को लेके। अब देखिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनसीईआरटी हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, एक बार आप थोड़ा इसको देख लो, आपका टाइम खत्म होते हैं फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं, ठीक है। क्या पूछा गया है, मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ वो आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। देखिए टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। तो देखिए जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये तो कभी भी नहीं पढ़ा होगा आपने रूल ऑफ लॉ में, नहीं पढ़ा ना, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो कि भाई ये तो गलत होगा। तो जब 3 को एलिमिनेट कर रहे हो तो ऑप्शन डी भी गया और ऑप्शन ए भी गया। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब बचा कौन सा, बी एंड सी, और इसमें 2 एंड 4 तो कॉमन है, मतलब ये तो सही होंगे ही सही। अब आपको देखना है कि जो 1 है वो 1 सही है कि गलत है, और 1 क्या है, लिमिटेशन ऑफ पावर। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं मतलब आपको लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है, इट मींस आपकी पावर पे एक लिमिटेशन होगी। तो जो 1 है वो भी करेक्ट है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बाय एलिमिनेशन आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। और देखिए ये एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, ठीक है। अब आपको इसको अटेम्प्ट करना होगा, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया था, ठीक है। एंड क्वेश्चन है राइट टू प्राइवेसी के ऊपर। देखिए ये उस समय करंट अफेयर में था, पुत्ता स्वामी जजमेंट आया था, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड क्वेश्चन क्या है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपका टाइम खत्म हो जाए फिर इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो देखिए टाइम खत्म हो गया है। क्या पूछा गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कौन सा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है आपको, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 34, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, इसको करिए। ये 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, 2019 में, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग इसमें गलत करने वाले हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। अक्सर लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो भाई आपका जो टाइम है वो हो गया ख़त्म, ठीक है।
अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अब देखिए 99th अमेंडमेंट ये कौन सा था? NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया था ना, स्ट्रक डाउन कर दिया था, आप सभी को पता है। ठीक है, तो जो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये तो सही है। बात आती है फर्स्ट की। देखिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, आपने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, तो आप वैसे भी इसको क्रॉस कर सकते हैं कि भाई यार कभी पढ़ा नहीं तो गलत होगा। ठीक है, तो ये वास्तव में गलत है। एक्चुअली 39 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें ये चीज़ कही गई थी, लेकिन इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था। ठीक है, जब इंदिरा गांधी वाला इश्यू हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद इसको लाया गया था 39 अमेंडमेंट को 1975 में। ठीक है, 1975 में इसको लाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकंड वाला सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 35 पे, और आपका टाइमर में स्टार्ट कर देता हूं। 45 सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं, जो कि इन क्वेश्चंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसे हैं जो आप 30 सेकेंड में भी इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है ये 2019 में पूछा गया था। ठीक है, एंड इसमें 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, और टॉपिक क्या है? इम्पीचमेंट। जजेस का जो रिमूवल होता है उसके प्रोसेस को लेके 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, और आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो एक बार आपका टाइमर रुक जाए फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपका टाइम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब देखिए इसमें ना आप सबसे पहले जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो देखिए। क्या कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी होगी ना, तो ये जितने भी क्वेश्चन से आप आराम से लगा सकते हो, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। और अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इस बात को मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको डिफाइन नहीं किया है कि इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होता है, और ये ग्राउंड है जब आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हो। ठीक है, उसके ग्राउंड है, इसको नहीं डिफाइन किया है, तो 2 गलत है। अब देखिए 2 गलत है तो इसको हटा दो। अब आते हैं हम जो स्टेटमेंट नंबर 1 है उसको देख लेते हैं। उसमें देखिए क्या कहा गया है कि द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर दिस एक्ट। देखिए जब हम रिमूवल की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 124 इंपॉर्टेंट है, और जो प्रोसेस है वो इस एक्ट में दिया हुआ है, जजेस इंक्वायरी एक्ट। और प्रोसेस ये है कि जो स्पीकर है वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो 1 है ना ये भी गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बात आती है कि 3 ओनली या फिर 3 and 4, मतलब 3 तो सही है तो इसको आप सही मान लो। अब आता है 4। तो देखिए ये आपको पता होगा कि कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, वो क्या होती है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये वाली मेजोरिटी चाहिए होती है एक हाउस में। ठीक है, मोशन को पास करने के लिए। तो जो 4 है वो भी सही है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 and 4 ओनली। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इसको आप करिए। अब टाइमर स्टार्ट हो गया, और देखिए इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड काफ़ी हैं। इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड काफ़ी हैं, 45 तो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए इस तरह से आप टाइम को बचा सकते हो, तो जो टफ क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। ठीक है,
तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। मतलब यहाँ पे ट्राइबल्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ट्राइबल्स की बात हो रही है और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल, ठीक है। तो इसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल हैं जो कि ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, और यहाँ पे 5th शेड्यूल आपको दिख रहा है, तो यही इसका सही जवाब होगा। क्योंकि जहाँ तक 3rd शेड्यूल की बात है, ये तो ओथ के बारे में बात करता है, 9th शेड्यूल तो 31B की बात करता है, और जो 12th शेड्यूल है ये म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करता है, ठीक है। तो 5th शेड्यूल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से करी होगी। तो देखिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है, इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो। ये 2019 में इसको पूछा गया था, ठीक है, 2019 में सवाल पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। इट कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो काफ़ी अच्छा सा ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको आर्टिकल 142 पता होगा तो आप इसको तुरंत कर लोगे कि आर्टिकल 142 क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो टाइमर है वो रुक गया है, टाइम आपका ख़त्म हो गया है। देखिए आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका आर्टिकल है? सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो किसी भी मैटर में ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक है। अब इसको ढूंढो कहाँ पे मेंशन है। देखिए ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, हटा दो। ऑप्शन सी फाइनेंशियल इमरजेंसी, हटा दो। ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब ही नहीं है, केवल बी बचता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। और इसके लिए आपको 142 पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए आप देख रहे हैं कि आपको आर्टिकल पता होने चाहिए, तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनकी लिस्ट बना लो, उनको वहाँ पे लिख लो और उनको रिवाइज किया करो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 38, इसको अटेम्प्ट करो। देखिए ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कब? जब हमने सोशल इशू का जो करंट अफेयर का मैराथन चलाया था, तो वहाँ पे इसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए इस साल मैंने भी प्रीलिम्स दिया था, ठीक है, और यह क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, ठीक है, मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। हालांकि मेरे मार्क्स 120 थे, ठीक है, लेकिन ये आता हुआ क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, ठीक है। और बहुत ही सिली मिस्टेक मैंने यहाँ पे की थी, ठीक है। तो भाई आप लोग ऐसी मिस्टेक्स वगैरह मत करना, ये सब आते हुए क्वेश्चन है जो आपके सही होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए टाइम हो गया है ख़त्म। देखिए क्वेश्चन है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 को लेके पूछा गया है। अब देखिए इसका ऑप्शन आप एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हो। स्टेटमेंट नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, एंटरप्राइजेज विथ क्रेचेज मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेचेज विजिट डेली। देखो अगर आपने इसको पढ़ा होगा ना, तो ये 6 नहीं है, ये 4 है। डेली 4 विजिट के लिए बोलता है, और जैसे ही आप स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 3 ओनली, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं मेरा कैसे गलत हो गया। तो 1 ऑप्शन ए बी एंड डी ये सब गलत हो जाएंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 ओनली। देखिए जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इसमें 26 वीक्स का आपको छुट्टी मिलती है, और इसमें 8 + 18 है। हमने डिस्कस किया था डिलीवरी से पहले 8 वीक और डिलीवरी के बाद 18 वीक, ठीक है। तो इस तरह से शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है, मीन्स अगर आपके 2 बच्चे हैं और उसके बाद अगर आपको फिर से डिलीवरी होती है, ठीक है, तो आपको कम इंटाइटलमेंट मिलते हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? C3 ओनली। बढ़े आगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। टाइमर स्टार्ट करता हूं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए पॉलिटी को अपना स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि इसमें आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने इस पर कमांड रख ली ना तो आपके मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे आएंगे, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 39, ये भी 2019 में पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए आपका टाइम खत्म हो गया है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। मतलब हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होगा कि वो किसी सेंट्रल लॉ को इनवैलिड बता सके। पहली बात देखिए ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है वो यही तो होता है कि आप चेक करते हो कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ठीक है। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकती, जबकि ये तो गलत है ना। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही करती है उसको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट वगैरह हो गया, ठीक है। तो सेकंड भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। और क्या पूछा गया है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नीदर 1 नो 2, ठीक है। सही है ना सबका? चलिए आगे बढ़े, 40 पे चले। चलो मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये पिछले साल पूछा गया था 2020 में। एंड देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी होगी, तो आप इसको 10 सेकंड में कर दोगे, ठीक है। 10 सेकंड में कर दोगे। और देखिए इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि यूपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, चलिए टाइम खत्म हो गया। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम आर्टिकल 75 याद है ना आपको, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, ठीक है। तो आप इसका ऑप्शन बी देखो, यही चीज़ तो लिखी हुई है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट, ठीक है। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन याद आ रहा है। बाकी के जो 3 स्टेटमेंट हैं ये गलत हैं, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन नॉट बी रिमूव बाय देम। भाई रिमूव तो हो ही सकती है ना हर 5 साल में, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म। देखिए 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय, ठीक है, जो सिटीजन्स हैं वो चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव, फिर वो आपस में चुनेंगे कि कौन मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ें, 41 करें अब। चलिए इसको करो। ये 2020 में पूछा गया है और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए हमेशा देखा करिए कि पूछा क्या गया है, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस बना लो, ऐसी प्रैक्टिस बना लो।
क्वेश्चन नंबर 41, बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू। देखिए इन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से करो, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, किसके पास पावर है। चलिए टाइम हो गया ख़त्म, अब अटेम्प्ट करते हैं। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर। तो भाई यहीं पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ये जो फिलोसॉफी थी, ये जो डॉक्ट्राइन थी, ये किसकी है? ये तो सुप्रीम कोर्ट की है और आज तक डिफाइन नहीं किया है। तो पहला तो गलत हो गया ना, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफ गार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? आर्टिकल 13 याद आ रहा है, उसमें यही तो बात है, तो ये तो सही हो जाएगा ना। वहाँ पे बताया गया है जुडिशियल रिव्यू के लिए, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 ओनली, ठीक है। हो गया ना, ये समझ में आ गया सबको? आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। ये भी 2020 में पूछा गया है और इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज होना जरूरी था, ठीक है। बिना उसके भी आप कर सकते थे, ठीक है। क्या पूछा गया है? वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कॉमन एग्रीमेंट है बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, ठीक है। अब देखिए अगर आपने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी होगी ना, तब भी आप इसको कर लेते, ठीक है। चलिए टाइम हो गया खत्म। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो देखिए, स्टेटलेस सोसाइटी। राम राज्य याद आ रहा है गांधी जी का? वो यही तो बोलते थे कि भाई कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई आर्मी नहीं होनी चाहिए। याद है सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट थे वो इस मैटर पे, ठीक है। हमने डिस्कस भी किया था। और यही बात जो मार्क्सिज्म है वो भी कहता है, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है। और यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हो गया सबका? चलें आगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, ठीक है। और आपका टाइमर में स्टार्ट कर देता हूं, चलिए इसको अटेम्प्ट करिए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि देखिए प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, नेशनल इमरजेंसी, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको बार बार रिवाइज करो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी एरिया से पूछे जाते हैं और वो आप देख भी रहे होंगे, देखिए टाइम ख़त्म हो गया है। पार्ट 4 के बारे में पूछा गया है। देखिए पार्ट 4 क्या होता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और क्या पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। नंबर 1, दे शैल बी इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट। अब भाई अगर आपको डीपीएसपी अच्छे से पता होगी तो आपको आर्टिकल नंबर 37 याद आएगा। वो क्या बोलता है कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं। डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह नहीं होती हैं। तो 1 तो हो गया गलत, मतलब ये दोनों खत्म हो गए। इसका मतलब 2 तो सही होगा ही होगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। बचा कौन सा? ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3, उसमें क्या है? द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। अब बताओ ये सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी आपको 37 में ही मिल जाएगा। वहाँ पे कहा गया है कि भाई ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं गवर्नेंस के, ठीक है, जो स्टेट को यूज करने जब वो कोई लॉ वगैरह बनाता है, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्शंस है, रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। तो 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2 और 3 ओनली, ठीक है। आई होप आप सब लोगों का सही होगा ये, ठीक है।
अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। चलिए इसको लगाओ, ये 2020 में पूछा गया था। Other than fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflect the principles and provisions of Universal Declaration of Human Rights 1948? ठीक है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट के अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन किन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, प्रियम्बल, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। चलो टाइम खत्म हो गया। अब देखिए, अगर मुझे ये क्वेश्चन के बारे में कुछ भी न पता होता ना, तब भी मैं इसका सही आंसर लगा के आता। ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है, मैं भले वाइल्ड गेस मारता और 1 2 3 लगा के आ जाता। ठीक है, क्योंकि देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने काफ़ी कंट्रीज से बोरो किया था, ये आपको पता ही है। ठीक है, एंड ये क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ किसके, ह्यूमन राइट्स के। और देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है और वो सब किस में रिफ्लेक्ट होती हैं, प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। ठीक है, एंड आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया। तो इसलिए 1 2 3 में मार ही देता। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो देखिए जो इसका प्रियम्बल है ना वो बात करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की, और ये बात देखिए हमारा जो प्रियम्बल है उसमें भी है, मानते हो उस बात को। अब देखिए इसमें आर्टिकल नंबर 23 है इस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का, वो राइट टू वर्क की बात करता है, राइट टू वर्क। और ये बात आपको हमारे जो डीपीएसपी है इसमें भी देखने को मिलती है, तो ये भी सही हो जाएगा। और देखिए इसका जो आर्टिकल नंबर 29 है वो ड्यूटीज़ की बात करता है, तो यहाँ हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये तीनों ही सही हैं, 1 2 3 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें, आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ठीक है, और आपका टाइमर में स्टार्ट कर देता हूँ। पूछा गया है मनी बिल को लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्लियामेंट, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये पूछा गया था 2013 में, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल फॉलो इफ ए मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। अगर मनी बिल राज्यसभा उसको थोड़ा बहुत सब्सटेंशियली अमेंड कर देती है तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और इसमें से एक ही सही होगा। एक बार आपका टाइमर रुक जाए फिर हम देखेंगे, इसको डिस्कस करते हैं मनी बिल को लेके। चलो भाई खत्म हो गया। अब भाई देखो जो मनी बिल है ना, आपको पता है कि केवल लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन भी जरूरी है और केवल मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए ये सब जो हैं क्वेश्चन है प्रीलिम्स के। ठीक है, इसमें राज्यसभा के पास बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड पावर होती है। मनी बिल जब जाता है राज्यसभा में तो राज्यसभा न तो उसको रिजेक्ट कर सकती है, न उसको अमेंड कर सकती है, केवल रिकमेंडेशन दे सकती है, एडवाइस दे सकती है कि भाई इसमें आप ये चेंज कर दो। वो केवल एडवाइस होती है, रिकमेंडेशन होती है और 14 डेज में ये काम करना होता है। ठीक है, इसके बाद ये बिल फिर से जाएगा लोकसभा में और ये उनकी मर्जी है, वो चाहें तो एक्सेप्ट कर लें, वो चाहें तो रिजेक्ट कर दें, पूरी पावर लोकसभा के पास है। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट ए है, जो ऑप्शन ए है उसको देखो, द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। तो यही इसका सही आंसर होगा। तो 45 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखिए जब मनी बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वो या तो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, या तो असेंट देंगे या फिर असेंट को विदहोल्ड कर लेंगे। वो बिल को वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा
ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 पे। ठीक है, टाइमर स्टार्ट कर दिया और ये भी अच्छा क्वेश्चन है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और देखिए मैं आपको कहूँगा कि जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं ना उनके नंबर्स आपको याद होने चाहिए। कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है, जैसे कि आर्टिकल 142 देखा था ना हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गवर्नर के बारे में बात हो रही है, हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पर्पस यही है कि आप देखिए कि यूपीएससी किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा। अब आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन सा सही है वो बताना है, मतलब बाकी के जो 3 है वो गलत होंगे। अब देखिए पहला स्टेटमेंट देखो, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। हमेशा न्यूज़ में होता है कि भाई वो जो गवर्नर है उनको डुअल चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और इसका आर्टिकल कौन सा है, इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 153। ठीक है, इसको आप याद कर लो। द जजेज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। देखो ये भी गलत है, क्योंकि गवर्नर नहीं प्रेसिडेंट ही हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसका आर्टिकल कौन सा है, 217। ठीक है, फिर आखिरी ऑप्शन देखो, इन द केस ऑफ यूटी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप, आप एनसीआर की बात कर लो, सॉरी एनसीटी ऑफ दिल्ली की बात कर लो। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए कौन अपॉइंट करता है, उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और वो क्या है, नो प्रोसीजर हैज बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। ये एकदम सही है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 47 अटेम्प्ट करो इसको। देखिए 2013 में पूछा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनकी क्या पावर्स वगैरह हैं, क्या प्रिविलेज वगैरह उनको दिए गए हैं। और देखिए ये क्वेश्चन मेंस में भी आया था। ठीक है, 2019 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको भी जो बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इनको भी आपको करना होगा अच्छे से, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, बी ए मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ लोकसभा। ठीक है, स्पीक इन लोकसभा, वोट इन द लोकसभा। ठीक है, अब देखिए अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा कि जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके पास काफ़ी कुछ पावर्स होती हैं। और ये पावर्स कहाँ पे दी होती हैं, आर्टिकल नंबर 76 में, कि वो लोकसभा या राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें पार्ट ले सकते हैं, वहाँ पे बोल भी सकते हैं, स्पीकिंग का भी उनके पास पावर होती है, कमेटी के मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। ये पावर उनको नहीं दी गई है। और ये सब कहाँ पे मिलेगा आपको, आर्टिकल नंबर 76 में। ठीक है, तो 1, 2, 3 सही हैं, 4 गलत हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हो जाएगा ना क्लियर। आगे बढ़ें, 48। ठीक है, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो देखिए अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ तक पॉलिटी की बात है, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत को तो आपको अवॉइड करना ही नहीं है। ठीक है, लक्ष्मीकांत, सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक में से आपको आते हुए दिखेंगे। 5 बार 6 बार रिवाइज करो। ठीक है, और फिर देखो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे जहाँ तक पॉलिटी की बात है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 जो है ये 2013 में पूछा गया था। एंड क्वेश्चन क्या है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ठीक है, अब इसमें आपको स्टेट का कंसेंट लेना है कि नहीं लेना है ये आपको पता करना है। देखिए टाइम ख़त्म हो गया। देखिए
अगर आपको अच्छे से आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत, तो जो यूनियन लिस्ट है, ठीक है, उसका जो आइटम नंबर 14 है वो क्या बोलता है कि ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस विद फॉरेन कंट्रीज, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये यूनियन लिस्ट आइटम है, मतलब जो पार्लियामेंट है उसको फुल पावर मिली हुई है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ें, तो यूनियन लिस्ट आइटम नंबर 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी 2013 में पूछा गया था एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के ऊपर पूछा गया है। अब देखिए, हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी देखा था पहले, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी पूछे गए हैं। एग्जाम्पल आपके सामने। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छे से पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए, पार्लियामेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम बात करते हैं पॉलिटी की। ठीक है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो भाई टाइमर आपका खत्म हो गया है। ठीक है, खत्म हो गया। तो देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3। अब देखो, अगर आप इसका स्टेटमेंट नंबर 3 देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ स्टेट। अब भाई हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। कुछ लोग बोलेंगे फिर पीएम क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो भाई कैबिनेट के हेड पीएम होते हैं कि प्रेसिडेंट? जब आप न्यूज़पेपर देखते हो हिंदू, तो उसमें कितनी बार प्रेसिडेंट की खबर छपती है और कितनी बार पीएम की छपती है? पीएम की ज़्यादा छपती है ना। तो कैबिनेट के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो गलत हो गया ना। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया एलिमिनेशन। ठीक है, तो एक ऑप्शन को एलिमिनेट करो, आंसर आपके सामने है। बाकी 2 भी देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये बात तो सही है। और आर्टिकल नंबर कौन सा है? 75। 75 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको रट लेना, इसको रट लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या है? मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे इंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। सही बात है ना, अदरवाइज क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा। ठीक है, ये भी कहाँ मिलेगा आपको? 75 में, क्योंकि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। तो 1 एंड 2 दोनों ही सही हो जाएंगे एंड 3 इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 ओनली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर, आपके सामने है और टाइमर में स्टार्ट कर देता हूं। चलिए देखिए, फिर से वही पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, इन पे अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल रिवीजन करो, 6 से 7 बार आपका रिवीजन होना चाहिए प्रीलिम्स के पहले। किसका? लक्ष्मीकांत का। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। द यूनियन मिनिस्टर शेल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द पीएम शेल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है भाई, टाइम खत्म हो गया। अब देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर आप इसको देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। अब यहीं पे तो गलत है, पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा ओनली। इसीलिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो केवल लोकसभा में ही आप पास कर सकते हो, राज्यसभा में नहीं कर सकते हो। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, और जैसे ही आप इसको उड़ाओगे ना, तो आंसर आपके सामने है 2 एंड 3 ओनली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
और ये आपको कहाँ मिलेगा, फिर से वही आर्टिकल नंबर 75 वहाँ पे दिया हुआ है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर शेल कम्युनिकेट, ये कहाँ मिलेगा, 78 में मिलेगा। देखिए मैं आर्टिकल नंबर क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको आप मिस नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ें 51 पे, टाइमर करता हूँ मैं स्टार्ट। चलिए, ये भी 2013 में पूछा गया था, 2013 में पूछा गया है। एंड चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन के ऊपर है ये क्वेश्चन। बताओ क्या होगा इसका आंसर। द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, while the nominated members of two houses of parliament have no voting right in presidential election, they have the right to vote in the election of vice president। ठीक है, तो इलेक्शन की बात हो रही है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की, ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए पहला जो स्टेटमेंट है उसमें क्या दिया हुआ है कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ये मेंबर्स नहीं होते हैं। अब देखिए चेयरमैन के लिए तो बात सही है क्योंकि वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जो डेप्यूटी चेयरमैन है उनके लिए तो गलत है ना, वो तो मेंबर होंगे सही, तो ये गलत हो जाएगा ना, होगा ना गलत। अब दूसरा देखो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, देखिए इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पहली बात, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली, दिल्ली एंड पौंडुचेरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन जब बात आती है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, तो बी ओनली, टू ओनली। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे बढ़ते हैं। अब टाइमर में स्टार्ट कर देता हूं। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। कब पूछा गया था, 2014 में। तो भाई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, लेकिन इसमें भी ना आपको आर्टिकल्स वगैरह याद होने चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, आप आराम से इनको कर पाओगे। एक बार टाइमर रुक जाए फिर बात करते हैं। चलिए टाइम ख़त्म हो गया। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो ये सेम टू सेम जो है आर्टिकल लिख दिया है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 77। सेम वर्डिंग्स यहाँ पे लिख दी हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो रूल्स वगैरह बना सकते हैं। दूसरा क्या है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो ये गलत है, कौन होता है, प्रेसिडेंट। और देखिए जब भी आप हिंदू वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं, टेंडर्स वगैरह निकलते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि जो गवर्नमेंट का टेंडर होता है ना, उसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ही लिखा होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं लिखा होता है, क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, और ये भी आपको 77 में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला तो सही है, दूसरा गलत है, सही पूछा गया है, मतलब वन ओनली। 52 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, वन ओनली। ठीक है, हो जाएगा आर्टिकल 77। ठीक है, बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था। अटेम्प्ट करो इसको। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स बढ़ाने हैं तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, चीफ जस्टिस के पास है, लॉ कमीशन के पास है। अभी रिसेंटली नंबर्स बढ़े हैं तो इम्पोर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन, इसको और डिटेल में देखना, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? प्रेसिडेंट कि पार्लियामेंट कि चीफ जस्टिस? देखो कॉमन सेंस लगाओ तो चीफ जस्टिस एंड लॉ कमीशन तो होंगे नहीं, ठीक है। बचेगा क्या? प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट। और अगर आपको अच्छे से आपने रिवाइज किया है तो देखिए ये पावर होती है पार्लियामेंट की, और ये कहाँ पे मिलेगा? आर्टिकल नंबर 124। इसमें पार्लियामेंट बाय लॉ जजेस के नंबर्स को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो 53 का क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन बी, द पार्लियामेंट, ठीक है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 54 पे चलें। चलिए इसको अटेम्प्ट करो। टाइमर मैंने ऑन कर दिया। यह भी 2014 में पूछा गया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके सवाल है। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, और आप देख पा रहे होंगे कि पॉलिटी में इतने मुश्किल सवाल बहुत कम होते हैं। एक या दो बाउंसर होंगे वो मैं मानता हूं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आपके आसान होते हैं। इसलिए देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, लक्ष्मीकांत को 5 से 6 बार रिवाइज कर लो ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं, और इससे ना आपको मार्क्स काफ़ी मिलते हैं, आपका स्कोर बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर पॉलिटी में आपके क्वेश्चंस गलत हुए तो समझ लो बाकी लोगों के सही होंगे, आप ही का गलत हो रहा है, तो फिर पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन दो स्टेटमेंट है। पहला क्या है? देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत का संविधान है उसमें इसका जिक्र कहीं पे भी नहीं मिलता है। बताओ ये सही है कि गलत है? हाँ सही है ना। कहीं पर भी ये जो मोशन है इसको यूज नहीं किया गया है। क्या कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को लेके, ठीक है। तो अगर लोकसभा चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है उनको हटाने के लिए, लेकिन इसको मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये तो सही हो जाएगा। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। अभी जस्ट डिस्कस किया हमने आर्टिकल नंबर 75, ठीक है। क्योंकि लोकसभा के प्रति ही ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वही उनको हटा भी सकती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें, 55 करें। चलिए टाइमर स्टार्ट कर दिया। भाई लार्जेस्ट कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बहुत सारी हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है, और भाई जितना कन्फ्यूजन होगा उतने ही चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के, ठीक है। उतने ही चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? अब देखो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, यहाँ पे आप गेस नहीं कर सकते हो, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। और बहुत सारी कमेटी हैं, और क्या करो एक A4 शीट ले लो, सब कमेटी, ठीक है, उनमें कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट वगैरह कैसे बनता है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए टाइम हो गया ख़त्म। तो देखिए कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, कितने मेंबर होते हैं इसमें? पब्लिक अकाउंट में 22, 15 होते हैं लोकसभा से, और 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। और यही सेम हालत होती है पब्लिक अंडरटेकिंग की, तो इन दोनों में 22-22 मेंबर होते हैं, ठीक है। जो कमिटी ऑन एस्टिमेट्स है इसमें कितने होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स। और ये कहाँ से होंगे? सारे लोकसभा से होते हैं, ठीक है। कमिटी ऑन पेटिशन, देखो ये अलग अलग कमेटी होती है। जो लोकसभा की होगी उसमें कितने होंगे? 15, और जो राज्यसभा की होगी उसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेंबर किस में हो गए? कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखने होंगे, क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, टाइमर कर दो स्टार्ट। चलिए अटेम्प्ट करिए।
डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो भाई हो गया ना इंपॉर्टेंट, गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन काफी कुछ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अटेम्प्ट करो इसको। 2014 में पूछा गया था कि जो गवर्नर होता है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन कौन सी हैं। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है। चलिए टाइम हो गया खत्म। अब देखो इसका स्टेटमेंट नंबर 2 देखो आप, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर। अब भाई क्या ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती है क्या? इसका मतलब क्या है कि गवर्नर जिसको चाहे उसको मिनिस्टर बना देगा। ये पावर होती है गवर्नर के पास? नहीं। किसके पास होती है? सीएम के पास होती है। तो उसकी मर्जी हो किसको बनाए। तो 2 तो गलत हो गया ना। तो जैसे ही आप 2 को हटाओगे तो आंसर आपके सामने है कि नहीं है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी पढ़ने की आपको जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। टाइमर स्टार्ट कर दिया। चलिए इसको अटेम्प्ट करिए। यह भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 2014 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, जो कैबिनेट सचिवालय है, ठीक है, उसके क्या फंक्शंस वगैरह होते हैं। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, सही आपको बताना है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज, अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज। चलिए टाइमर खत्म हो गया। देखो इसका तीसरा वो देखो स्टेटमेंट, अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मिनिस्ट्रीज। भाई अगर ये काम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करेगा तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो क्या करेगी, ठीक है। तो ये तो गलत है ना। तो भाई ये गलत है तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। मतलब 1 ओनली या फिर 1 एंड 2 इसमें से एक आंसर है। तो मतलब 1 तो सही हो गया। 2 नंबर देखो, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज। ऑब्वियस सी बात है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है तो वो तो असिस्ट करेगा ही सही ना। तो 1 एंड 2 दोनों सही हो जाएंगे। ये गलत है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। 57 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 58। चलिए टाइमर स्टार्ट कर दिया। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप तुरंत इसको कर दोगे, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं होंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। 2014 में पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1 एंड 2 बताना है कौन सा सही है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक संवैधानिक सरकार कौन सी होती है जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए एंड बी, 1 एंड 2, प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, places effective restriction on the authority of the state in the interest of individual liberty। तो रिवर्स कर दिया है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यहां पे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर लिमिटेड होती है और यहां पे बैलेंस बनाया जाता है जो इंडिविजुअल राइट्स हैं और जो स्टेट की अथॉरिटी है उसके बीच में। अब देखिए जो स्टेट की अथॉरिटी है उस पर क्या लिमिट होती है, फंडामेंटल राइट्स, समझ पा रहे हैं, और उस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। वो किस पे होते हैं? इंडिविजुअल लिबर्टी पे, ठीक है। तो दोनों पे ही लगता है। तो 1 भी सही है और 2 भी सही है। प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। 19(2) पता है ना आपको, समझ पा रहे होंगे। प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 58, ठीक है। बढ़े आगे। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो टाइमर स्टार्ट करता हूं। ये 2015 में पूछा गया था, 2015 में इसको पूछा गया था।
लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, उसको लेके क्वेश्चन है। फिर से गवर्नर यहाँ पे आ गया, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गए, ठीक है। तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बार आपने नोटिस करी, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे ये सब आप लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते हो, लक्ष्मीकांत से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई दूसरा सोर्स फॉलो नहीं करना, बस करंट अफेयर पढ़ लो और लक्ष्मीकांत पढ़ लो। मॉक्स वगैरह दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और फिर आपको तुरंत बैठ जाना चाहिए प्रीलिम्स में, ठीक है। तो भाई पहला स्टेटमेंट क्या है कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो भाई, ये तो आपको पता है ना कि 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो साइज है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो 50% बोला जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 171, ठीक है, याद कर लेना इसको। दूसरा क्या है? द गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट स्टेट। नॉमिनेट करते हैं कि इनका इलेक्शन होता है, और वो कौन करेंगे? जो उस काउंसिल के मेंबर से वही करेंगे ना, गवर्नर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, चेयरमैन को लेके। तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसके लिए आप चाहें तो आर्टिकल नंबर 182 देख सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा ना। ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछा गया है, दोनों ही गलत हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 60, और ये आज का आखिरी सवाल है। इसके बाद हम कल फिर से बैठेंगे 9 बजे, ठीक है, और बाकी की जो 30 क्वेश्चंस होंगे उसको भी देखेंगे। देखिए 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में, ठीक है। और विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। बजट की यहाँ पे बात हो रही है, बजट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट। देखो ये सब वही है ना, पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है ना, वहीं से चीज़ें उठ के आ रही है, ठीक है, वहीं से उठ के आ रहा है। एक बार देख लेते हैं। चलो टाइमर हो गया ख़त्म। देखो अगर इसके ऑप्शंस देखोगे ना, तो जो ऑप्शन, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो सब में ही है, ठीक है। तो इसको तो आप भूल जाओ, ये तो सही है ही सही, ठीक है। अब पहला देखो, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। अब भाई कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसका कौन सा डिपार्टमेंट है? देखिए रेवेन्यू नहीं होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसकी जिम्मेदारी होती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की जिम्मेदारी होती है। तो पहला गलत हो गया। तो जब पहला गलत है तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब आपको थर्ड देखना पड़ेगा, ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। अब देखिए जो पब्लिक अकाउंट होता है ना, इस पे पूरा कंट्रोल एग्जीक्यूटिव्स का होता है, ठीक है, पार्लियामेंट का अप्रूवल आपको नहीं लेना है। तो ये गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2 ओनली। और देखिए आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके लिए आर्टिकल है 266, और सेम है पब्लिक अकाउंट के लिए भी। और एक होता है कंटिजेंसी फंड, ठीक है, वो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन पे डिपेंडेंट है, और उसका आर्टिकल क्या होता है? 267, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ना जो हमारा आज का सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आप ना, आपका जो भी स्कोर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, ताकि मुझे पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी है। और देखिए अगर इस स्कोर आपका कम है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, अभी भी टाइम है, रिवाइज कर लो, हो जाएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं पॉलिटी से, पर हिम्मत मत हारना, डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा अगर अभी भी आप अच्छे से मेहनत कर लोगे, जहाँ तक बात है पॉलिटी की, ठीक है। तो चलिए ये 60 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब जो फर्दर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और देखिए अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसको फॉरवर्ड करो, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।